पिछले भाग में हमने मौखिक दंड के बारे में सुना था। इस भाग में हम पढ़ेंगे मौखिक दंड के अनेक स्वरूप हो सकते हैं, जैसे ज़ोर ज़ोर से डांटना और बेतहाशा गुस्सा करना। यह आतंकवादी मार्ग है। इससे बच्चा भयभीत हो सकता है। उसे इस बात की लज्जा भी हो सकती है कि आसपास के लोग सुन रहे होंगे कि अमुक लड़के को फटकार हो रही है। लोग उसे बुरा समझेंगे, साथ ही हंसी उड़ाएंगे और नीची नज़र से देखेंगे। हो सकता है कि इसका कुछ प्रभाव पड़े और अपनी शरारत कुछ कम कर दे, किंतु इससे अधिक स्थायी फल की आशा नहीं की जा सकती, क्योंकि कुछ समय में वह उसका आदी हो जाएगा और समझ लेगा कि आपकी बात बात में चिल्लाने की आदत हो गई है। साथ ही वह आपके रौद्र रूप तक ही सहम कर सीमित रह जाएगा, न कुछ स्वयं सोच सकेगा और न आपका आशय समझ पाएगा। इसके अतिरिक्त अधिक चिल्लाने और क्रोध करने से आपकी नाड़ी संस्थान पर जोर पड़ेगा, जो स्वास्थ्य के लिए हितकर नहीं है। तीखे व्यंग बाणों की वर्षा नहीं करना चाहिए, जैसे तू जिंदगी भर गधा रहेगा, तू क्या खाक पड़ेगा, जरा सूरत तो देखना, बड़ा भारी अफसर बनेगा, तुझे तो कोई 2 कौड़ी की नौकरी कोई भी नहीं पूछेगा, भीख मांगेगा। भीख तुझ पर पैसा खर्च करना, घूरे पर फेंकना है। पत्नी से कहते हैं, अजी सुनती हो, आपके लाडले साहब के लक्षण तो मालूम हो गए कि इसकी किताबें तो लीजिए, रख और घर में झाड़ू बुहारी कराया करिए आदि। समझा तो यह जाता है कि बच्चा इससे शर्मिंदा होकर सुधार की ओर अग्रसर होगा, किंतु ऐसा होता कम है, क्योंकि कभी कभी इस प्रकार के व्यंग्यों में कुछ ऐसे असंगत व्यंग्य भी शामिल हो जाते हैं जिनको सुनकर दूसरे भाई बहन हंस पड़ते हैं और तत्काल वातावरण की गंभीरता समाप्त हो जाने से बच्चे पर प्रभाव पड़ने का कोई प्रश्न नहीं उठता और उल्टे आप ही कुछ उपहासात्मक हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त कभी कभी इस साफ सूचक व्यंग्यवादिता से बच्चे को पितृत्व के प्रति संदेह होने से अश्रद्धा हो जाती है, जिससे वह ढीठ होने लगता है और परोक्ष रूप से आपके इन हितकारी वाक्यों को चुनौती समझकर यह सोचने को सहज कर बैठता है, न पढ़ लिख पाएंगे न सही, भीख मांगना ही बदा तो भीख मांग लेंगे। तीसरा, बच्चे की भत्सना ऐसे शब्दों और शैली में की जाए जिससे उसके मन पर गहरा प्रभाव पड़े और उसे अपराध के प्रति ग्लानि और अपने पर लज्जा आए, जैसे ठीक है, ऐसा ना करोगे तो खानदान का नाम कैसे ऊंचा होगा। इन्हीं बातों से ही तो आपके पिता की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जब आपकी हरकतों से लोग यह कहेंगे कि जैसा लड़का वैसे ही माँ बाप होंगे, तब आपको बहुत अच्छा लगेगा। इन लक्षणों से तो आपके जीवन में उन्नति की आशा नहीं करनी चाहिए। मैं तो यही चाहता था कि आप होनहार बने, और खैर आपकी मर्जी, जो चाहे करिए। इन प्रकार से उपालंबों से उसे अनुभव होगा कि उसके माता पिता उसके प्रति बड़े ऊंचे विचार रखते हैं, किंतु उसकी कुछ हरकतें उनके अनुरूप नहीं है। वह सोचेगा कि उसकी इन बातों से पारिवारिक गौरव को धक्का पहुंचता है। इस प्रकार वह उन्नत भाव से ओतप्रोत हो जाएगा, अपनी बुराइयों बातों को छोड़ देगा और उनका छोड़ने का प्रयत्न करेगा। यदि आपके उपालंबों में क्रोध के स्थान पर एक हृदय स्पर्शिनी पीड़ा का समन्वय हो, तब वह सीधे सीधे उसके मर्म पर आघात करेगा, जिससे वह पुत्र के नाते पिता की पीड़ा अपने में अनुभव अपराध को महसूस करेगा और साथ ही उसमें एक गहरे आंतरिक स्नेह का आविर्भाव होगा। इसके अतिरिक्त एक निशब्द मौखिक दंड भी है, जिसे मौन की संज्ञा दी जाती है। अपराध करने पर उसे एक गहरी दृष्टि से देखकर मुंह फेर लीजिए, कहिए कुछ मत और चुपचाप मौन धारण कर लीजिए। एक कठोर मौन वह आपके उस प्रकार देखते ही सहम जाएगा, सारी हरारत भूलकर हक्का बक्का हो जाएगा। आपका मौन ही बहुत कुछ बोल देगा। न उससे बोलिए और न उसकी किसी बात का उत्तर दीजिए। सामने पढ़ने पर उससे इस ढंग से नज़र बचाइए जैसे आप उसे देखना ही न चाहते। इस प्रकार वह आपके मौन और उपेक्षा भाव से अपने अंदर ऐसी उलझन अनुभव करेगा जिसका हल वह आपकी प्रसन्नता में सिवाय और कोई सोच ही न सकेगा। वह आपको प्रसन्न देखना चाहेगा। आपका यह मौन और उपेक्षा भाव जितना गहरा होगा, उतना ही शीघ्र वह विचलित हो उठेगा और उसकी क्षमा प्रार्थना आंसुओं में बोलने लगेगी। बस ठीक उसी वक्त उसे क्षमा कीजिए और सांत्वना देते हुए प्यार भरे शब्दों में समझाइए। इस प्रकार उसके अर्ध चेतन पर सुधार के जो बीज बोए जाएंगे, वे न केवल सफलीभूत होंगे अपितु चिरंजीव भी हो जाएंगे। अतएव
अधिक स्थूल और पीड़ाप्रद दंड देने के स्थान पर सूक्ष्म, मौखिक एवं मनोवैज्ञानिक दंड की अधिक श्रेयस्कर होता है, जिससे सुधार की दिशा में बच्चों पर एक स्थायी प्रभाव पड़े और उनका शारीरिक, बौद्धिक एवं मानसिक विकास भी अक्षुण्ण रहे। क्या दंड से बच्चे सुधरते हैं? बच्चों को सुधारने, उनमें से बुरी आदतों को छुड़ाने के लिए अन्य बातों की तरह दंड देने की भी एक प्रणाली चली आ रही है। आवश्यकता पड़ने पर दंड दिया भी जाना चाहिए, लेकिन उसका प्रयोग दवा की खुराक की तरह ही किया जाना चाहिए। बिना सोचे समझे अनावश्यक मात्रा में दी गई अच्छी दवा भी नुकसान पैदा कर देती है। इसी तरह दंड भी बिना सोचे समझे अनावश्यक रूप से दिए जाने पर उसके दुष्परिणाम पैदा करता है। माँ बाप में सुधारात्मक दंड प्रधान फौजी अनुशासन से बच्चे दंड से बचने अथवा भय के कारण झूठ, चालाकी का आसरा लेते हैं। जिन बातों अथवा कारणों से बच्चों को सज़ा मिलती है उन्हें वे छिपाते हैं, झूठ बोल जाते हैं। इस तरह धीरे धीरे बच्चों में झूठ बोलने, चालाकी, फरेबबाजी की आदतें पड़ जाती है, जो दिनों दिन जीवन का अंग बन जाती है। मानव जीवन और संसार में बहुत बड़े बड़े दुष्परिणाम, बुराइयां पैदा करने वाली इस झूठ, चालाकी, फरेबबाजी की शुरुआत इस रूप में बहुत कुछ घर से ही हो जाती है। सुधार के लिए अन्य बातों को छोड़कर केवल प्रारंभ से ही दंड का आसरा लेने पर, बच्चों को बार बार पीटने, सजा देने पर बच्चों के सुधार की संभावना बहुत कुछ नष्ट हो जाती है, क्योंकि बच्चा भी बार बार पीटने से दंड का आदी हो जाता है। दंड एक समर्थ, शक्तिशाली प्रयोग है। इसका अवलंबन तो अन्य सभी बातों में असफल होने पर ही निश्चित मात्रा में करना चाहिए। अपराध करने वाले कई व्यक्ति तरह तरह के कई बार सजाएं पाकर सजा के आदी हो जाते हैं। उन्हें कठोर सजा भी या अधिक दंड भी सामान्य सी बात लगने लगती है। बार बार सजा पाकर भी वे अपनी अपराध प्रकृति का क्रम चालू रखते हैं। मानव मन की सामान्य स्थितियों में यह विशेषता है कि उसमें दंड देने वाले, प्रकट रूप से अहित करने वाले, आलोचना, अपमान करने वाले के प्रति विद्रोही प्रतिक्रिया पैदा हो जाती है। बच्चों के अंतर्मन में भी दंड देने वालों के प्रति विद्रोही भावनाएं उठती है। इन विद्रोही भावनाओं के अत्यंत प्रबल हो जाने पर कई बच्चे अपने अभिभावकों पर आवेशवश घातक आक्रमण कर बैठते हैं और कटु वचन कहने सुनने जाते हैं। समर्थ हो जाने पर इस तरह के बच्चे अपने माँ बाप, अभिभावकों की कोई परवाह भी नहीं करते। उनकी दुर्दशा, पीड़ा में भी ऐसे बच्चों का दिल नहीं पिघलता। बचपन के दंड और सजा की चोटें खा खाकर बच्चों का हृदय कठोर, शुष्क, नीरस, भयानक बन जाता है। ऐसे बच्चे कटु शब्दों, व्यंग्य, बाणों से अपने माँ बापों को व्यथा पहुँचाते हैं। अभिभावकगण अपने भाग्य और जमाने को दोष देकर रोते हैं, किंतु वे भूल जाते हैं कि इस क्रूरता और कठोरता की नींव बच्चों में उन्होंने स्वयं ही लगाई है। यह तो उनकी बाह्य प्रतिक्रिया मात्र है। दंड बच्चों को कोमल भावनाओं, हृदयवाल सुलभ कल्पनाओं को कुचल देता है और उन्हें सदा के लिए अयोग्य, अपंग, अनुपजाऊ, निष्क्रिय बना देता है। इसका यह अर्थ नहीं कि बच्चों को भी सजा, दंड देना ही नहीं चाहिए। नीति शास्त्र के पंडितों ने ताड़ना भी बच्चों के सुधार के लिए आवश्यकता बताई है, किंतु दंड देना एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक तथ्य है। किस सीमा तक बच्चों को सजा दी जाए, कैसी सजा दी जाए, कब सजा दी जाए, यह बातें जानना उसी तरह आवश्यक है जैसे कि किसी डॉक्टर का यह जानना कि रोगी को कौन सी दवा कब कब कैसे कितनी दी जाए। दंड के कारण उत्पन्न होने वाले उक्त दुष्परिणाम दंड नीति का दुरुपयोग करने पर ही मिलते हैं। सुधार के लिए सर्वप्रथम यह देखा जाना आवश्यक है कि बिना दंड के अन्य बातों से सुधार की प्रेरणा दी जा सके तो उत्तम है। बच्चों को सुधारने में स्नेह, ममता का बहुत बड़ा स्थान है। एक बार महात्मा गांधी से बचपन में कोई भारी भूल हो गई। इस पर उनके पिता ने उस भूल को स्वयं ठीक कर लिया। गांधी जी को देखकर उनकी आंख में केवल आंसू आ गए। इसका ऐसा मुख प्रभाव पड़ा कि फिर गांधी जी ने कभी वैसा काम नहीं किया जिससे उसके पिता को ठेस होने लगे। जहाँ तक बने प्रारंभ से फटकार देने अथवा डरा धमकाने देने से काम
बन जाए तो ठीक है। इसके अतिरिक्त भूल को सुधारने के लिए उसे खेल या मनोरंजन का रूप देकर बच्चे से भूल सुधार कराने का प्रयास कराना चाहिए। उदाहरणार्थ, बच्चे सामान बिखेर देते हैं तो उन्हीं से ठीक कराया जाए। बच्चे कुछ तोड़ फोड़ देते हैं तो टूट फूट होने वाली हानि को बताते हुए बच्चे को समझाना चाहिए कि तरह की सज़ा का आधार रचनात्मक दमनात्मक नहीं है। 4-5 साल के बच्चे शारीरिक सज़ा भी दी जा सकती है, किंतु 7 से 8 साल बाद बच्चों को इस तरह का दंड नहीं देना चाहिए। इस समय बच्चे का मानसिक विकास काफ़ी हो चुका है और वह अपने मान अपमान को समझने लगता है। विद्रोही भावनाएं, विपरीत प्रतिक्रिया इसी समय पैदा होने लग जाती है। बच्चों की अच्छाइयों को भी मुक्त कंठ से प्रशंसा करनी चाहिए। उत्साह बढ़ाने, अच्छे काम करने के लिए पुरस्कार देना, बच्चों का विश्वास प्राप्त करना, इस तरह बच्चों को सुधारात्मक निर्देश देकर उन्हें अच्छा बनाया जा सकता है। भूलों से होने वाली हानि समझाकर उन्हीं आदतों में आवश्यकतानुसार सुधार किया जा सकता है। दंड, सजा तो अंतिम उपाय है जिसका आवश्यकता अनुसार ही उपयोग किया जाना चाहिए। प्रताड़ना बच्चे की इच्छा को कोई स्वाभाविक मोड़ तो दे नहीं पाती, जबकि मनोवैज्ञानिक का बहुचर्चित सिद्धांत है विल्स डोमिनेट बॉडी, अर्थात इच्छाएं शरीर से अधिक प्रभावशाली होती है। अतः शरीर पर पड़ने वाले दबाव से इच्छाएं नहीं दब सकती, वरन वे विद्रोह करती है। यदि इच्छाएं ऐसी है जिनसे बच्चे का अहित हो सकता है तो उनको दूसरी समांतर अच्छी इच्छा से मोड़ देना चाहिए। सुरुचि का विकास बालक को साहसी और स्वाभिमानी बनाता है। हमारी भूल यह है कि हम बच्चों को किसी भी काम के लिए अयोग्य समझ लेते हैं। यदि उसमें थोड़ी सी बुराई भी हो तो भी बिल्कुल अयोग्य न समझकर यह मानना चाहिए कि उन्हें गलत दिशा दी गई अथवा उनके पुनर्जन्म के संस्कार अच्छे नहीं रहे। आगे बच्चों में यह दोष प्रबल न हो, इसके लिए उन्हें सुरुचि वाला बनना चाहिए। पाश्चात्य देशों में प्रत्येक व्यक्ति की अपनी एक विशेष पसंद होती है। किसी को खेलने की, किसी को बागवानी की, किसी को घुड़सवारी की, किसी की बड़ेगिरी की और किसी की अपनी प्राइवेट प्रयोगशाला में बैठकर नए नए प्रयोग द्वारा छोटी छोटी सुविधा बढ़ाने वाली नई वस्तुओं के अनुसंधान की। ऐसी रुचियाँ यदि हम अपने बालकों में पैदा कर सके तो उन्हें बुराइयों से सहज ही बचाया जा सकता है। क्रियाशीलता, आत्मचेतना का गुण बच्चा चुप रह ही नहीं सकता। यदि उसे कोई निश्चित दिशा न दी जाए तो यह आवश्यक है कि वह तोड़ फोड़, मार धाड़, छीना झपटी करे। यही आदतें धीरे धीरे बुरे स्वभाव में बदल जाती है। यदि प्रारंभ से ही बच्चे में कोई रचनात्मक रुचि पैदा कर दे तो बच्चा एक नया आत्मविश्वास लेकर आगे बढ़ सकता है। डॉक्टर फ्रायड उदात्तीकरण, सब्लिमेशन के पक्ष में थे। कोई लड़का मान लीजिए क्रोधी स्वभाव का है, बहुत बढ़कर बातें करता है, अहंकारी है, जहाँ जाता है वहीं झगड़ा कर लेता है। उसे यदि कोई अच्छी पुस्तक देकर या खेलने कूदने की प्रेरणा देकर उस आदत को मोड़ना चाहे तो संभव है कि वह किताब को भी फेंक दे और खेलने कूदने वाले साथियों को भी मार पीट दे। ऐसे बच्चों को उदात्तीकरण द्वारा उपयोगी बनाया जा सकता है। उदाहरण के लिए उसे ग्रुपिंग करना सिखाया जाए, उसे कोई स्काउटिंग, एनसीसी आदि किसी ग्रुप का नेता बनाकर एक अच्छे सैन्य अधिकारी का उत्तरदायित्व निभाने की प्रेरणा दी जाए। इसमें उसके खराब गुणों का उसी प्रकार उपयोग हो सकता है जैसे गंदी खाद का उपयोग उपज बढ़ाने के लिए। इस तरह बच्चों को जब भी कुछ समझाया, सिखाया या अप्रत्यक्ष रूप से प्रेरित किया जा रहा हो तो यह ध्यान बना रहे कि उसे पूर्ण स्नेह और सहानुभूति पाने का विश्वास हो रहा है। हर स्थिति में यह रखा जाना चाहिए कि बच्चे की इच्छा शक्ति को भी महत्व दिया जाए और उसे दिशा देने की सतर्कता बरती जाए, तभी उसमें सत्प्रवृत्तियों का उभार संभव है। प्रताड़ना से तो बच्चों में विद्रोही भावना ही पनपेगी। आवश्यकता उन्हें प्रेरणा देने की होती है। प्रारंभिक क्रम में लड़के लड़कियों को कुपथ पर चलने से होने वाली हानियों को विस्तार से समझाया जाए। घटनाओं, उदाहरणों, नीति कथनों आदि का सहारा लेकर जो बुराइयां किशोर में उभर रही हो उसे उत्पन्न होने वाले दुष्परिणाम बताए जाए। पास पड़ोस, परिचय क्षेत्र में वैसी प्रवृत्तियों के कारण जिन लोगों को व्यक्तित्व या व्यक्तिगत रूप से हानि उठानी पड़ी उनका स्मरण कराया जाए। उनके परिवार को
उस दुष्प्रवृत्ति, जिन संकटों, कलह, विग्रह, अपसय, कर्ज आदि का सामना करना पड़ा हो, वह भी विस्तार से बताया जाए। समाज में अंततः इस कुमार्गामिता के कारण उन लोगों के प्रति क्या भाव बना है जो लोग साथ रहकर उन्हें उकसाते बढ़ाते रहे, वे ही किस प्रकार मुंह फेर लेते हैं, यह सब बताकर उधर से विमुख किया जाए। साथ ही अमुक अमुक ने दुष्प्रवृत्ति छोड़ने का संकल्प लिया तो छोड़ दी, फिर इस प्रकार प्रगति करता गया, अमुक अमुक लाभ उसे मिलते गए, यह भी गिनाया जाए। समझाने का यह काम वे लोग न करें जिनसे कि इस विपथगामिता के कारण उस लड़के की कहासुनी हो चुकी हो, खिंचाव हो या झंझट। यदि समझाने बुझाने का अंततः कोई भी प्रभाव होता हुआ न दिखाई पड़े तो फिर पारिवारिक विचार गोष्ठी के समय परिजनों द्वारा सामूहिक रूप से कहा जाए कि तुम्हारा अमुक आचरण अनुचित है, इस आचरण से तुम्हारी स्वयं की भी हानि है और परिवार की भी। गोष्ठी में अनुचित आचरण की स्पष्ट भर्त्सना की जाए, किंतु संबंधित व्यक्ति का अपमान न किया जाए, अन्यथा भावोद्वेग में हानिकारक प्रतिक्रिया संभव है। घर से भाग जाने से लेकर उद्दंडता पर उतर जाने तक कदम उठाए जा सकते हैं। अतः सामूहिक आलोचना, निंदा व्यक्ति के गर्हित पक्ष की जाए, संपूर्ण व्यक्तित्व का तिरस्कार न किया जाए। यदि जिद, अहम या कुसंगत से उत्पन्न औद्धत्य इतना गहरा हो गया है कि अकेले में मैत्री भाव से समझाने से लेकर सामूहिक भर्त्सना तक के उपाय विफल हो गए हों, तब उस व्यक्ति से पारिवारिक असहयोग किया जाए, उसे परिवार से किसी भी प्रकार की मदद देना बंद कर दी जाए। इसमें किसी प्रकार का सहयोग किसी सदस्य द्वारा न किया जाए। माँ व अन्य अधिक स्नेह रखने वालों को बता दिया जाए कि यह उग्र कदम आवश्यक सुधार के लिए उठाना आवश्यक है। असहयोग पर तब तक दृढ़तापूर्वक अमल किया जाए जब तक कि ऐसे लोग परिवार में अपनी भूल सबके समक्ष स्वीकार कर लेने, उसे सुधारने का संकल्प न कर ले, तभी पारिवारिक मर्यादा की रक्षा हो सकेगी। बच्चा अपने माता पिता के डर से दोहरी जिंदगी जीने लगता है तथा सामने कुछ और पीछे से कुछ व्यवहार करता है। दंड और प्रताड़ना बच्चों को भयभीत बनाकर उन्हें कुंठित तो करती ही है, माता पिता के प्रति भी उनमें अवमाननापूर्ण रवैया बढ़ने लगता है और वे अपने अभिभावकों को श्रद्धा और सम्मान की दृष्टि से देखने के स्थान पर शत्रु और अवमानना की दृष्टि से देखने लगते हैं। कहा जाता है कि बच्चों की मन स्थिति इस योग्य नहीं होती कि उन्हें हर ऊंच नीच समझ आए, इसलिए उन्हें सही मार्ग पर रखने के लिए केवल प्रेम ही काफ़ी नहीं, कुछ डरा धमका कर रखने की सतर्कता भी बरती जानी चाहिए। यह ठीक है कि अधिक शरारती बालकों के लिए यत्किंचित दंड देना भी आवश्यक है, लेकिन यह भी स्मरणीय है कि बच्चों की शरारतें दंडनीय तब तक बनती है जब उन पर आरंभ से ही ध्यान न दिया जाए। बच्चों के लालन पालन में विवेक और उचित अनुचित का पूर्व विचार तो आवश्यक है ही, साथ ही यह जानना भी आवश्यक है कि उसकी ध्वंसात्मक प्रवृत्तियों को कैसे नियंत्रण में रखा जाए। शरारती बच्चे सामान्य बच्चों से अधिक प्रतिभा संपन्न होते हैं। उन्हें यदि समुचित दिशा दी जाए तो उनकी प्रतिभा का खुलकर बाहर आने का अवसर मिलता है। स्मरणीय है कि दंड की प्रतिक्रिया कभी लाभदायक नहीं होती। स्वभावतः शरारती बच्चों को प्रेम से ही सुधारा जा सकता है, न कि दंड और प्रताड़ना से। प्रेम पूर्वक बच्चों को सही दिशा किस प्रकार दी जा सकती है, यह एक मुख्य प्रश्न है। कुछ लोगों के लिए यह आश्चर्य का कारण हो सकता है कि बच्चे दंड से नहीं सुधर सकते, वे प्रेम और पुरस्कार से सुधर सकते हैं। पुरस्कार प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है, तो क्या शरारत करने पर पुरस्कार द्वारा उन्हें प्रोत्साहित किया जा सकता है? निश्चित रूप से इस स्तर का पुरस्कार घूस ही बन जाता है। अतः पुरस्कार में परिवार के सभी सदस्यों को शामिल करना चाहिए। कहा जा सकता है कि यदि 2 दिन तक अपने कपड़े साफ रखोगे तो हम लोग बाजार चलेंगे, और तुम आज का पाठ पूरा करोगे तो हम सब एक कहानी सुनेंगे। इस प्रकार के पुरस्कारों से बच्चों को दिशा और उनमें आगे बढ़ने का प्रोत्साहन तो मिलता ही है, परिवार के अन्य सदस्यों की प्रसन्नता का ध्यान रखने की वृत्ति भी विकसित होती है। कहने का अर्थ यही नहीं कि बच्चे को दंड देना ही नहीं चाहिए। दंड दिया जा सकता है, पर वह मारपीट या धमकी के रूप में ही हो, यह कोई ज़रूरी नहीं है। इस रूप में भी तो दंड हो सकता है कि कल हमारे
तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे या तुम्हारे साथ घूमने नहीं जाएंगे, फिर बालक इतना सुनते ही अपनी भूल को सुधारने के लिए तत्काल तैयार हो जाएगा। आयु बढ़ने के साथ साथ आदत भी परिपक्व होती है। यह तथ्य बुरी आदतों के संबंध में और भी अधिक लागू होती है। भले का बुरा बनना तनिक से कुसंग में पड़ता है, पर बुरे को भला बनना अपेक्षाकृत कहीं अधिक कठिन पड़ता है। बड़ी आयु में आदतें बदलना कठिन होता है, यह सभी जानते हैं। विशेषतया बुरी आदतों के संबंध में तो आशा कम ही रह जाती है। बढ़ते हुए बाल अपराध यह संकेत करते हैं कि भावी पीढ़ी का स्तर उज्जवल बनाने की आशा धूमिल होती जा रही है। ऐसा समुदाय बढ़ने की आशंका है तो स्वयं पतित स्तर में पड़ा रहे और अपने प्रभाव क्षेत्र में त्रास उत्पन्न करे, यह संभावना भयावह है। अनगढ़ व्यक्तियों का समाज फलता फूलता नहीं, भले ही उसे कितनी ही सुविधा साधन उपलब्ध क्यों न हो। प्रकृति की बात सोचने वालों को इस तथ्य से भी बेखबर नहीं होना चाहिए कि उज्जवल भविष्य की संरचना में परिष्कृत व्यक्तित्व को बाहुल्य भी एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। यह समस्या बिना सुलझी पड़ी रहे और व्यक्तिगत चरित्र का स्तर गिरता रहे तो समझना चाहिए कि ईश्वर ही रक्षक है। ओम शांति। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।